जिन्हें नाज है हिंद पर वो ये दुनिया अगर मिल भी जाए। करीब 7 दशक बाद एक कालजयी फिल्म नए हाई रिजोल्यूशन प्रिंट्स के साथ देश के कई सिनेमा घरों में दस्तक देती है और साथ ही गूंजते हैं वो गाने जिन्होंने उस दौर में सेंसर बोर्ड ही नहीं सरकार की भी नींद उड़ा रखी थी। ये फूलों के गजरे, ये पीकों के छीं। और आज जब उस कालजयी फिल्म की री रिलीज के मौके पर उमड़ी ये तमाम फिल्मी हस्तियां कहती हैं कि ये गाने आज भी उतने ही सार्थक और रेलिवेंट हैं जितने 68 साल पहले, तो ऐसा लगता है कि ये गाना मौजूदा सरकार को भी चुभ सकता है। जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। लेकिन हम यहाँ कोई सियासी बात नहीं करेंगे दोस्तों, बल्कि उस गाने की बात करेंगे जो सियासी तो नहीं था पर उस दौर की सियासत इसे सुनकर हिल गई और सेंसर बोर्ड ने कहकर इसे मंजूरी देने से इनकार कर दिया कि इससे देश की छवि को नुकसान होगा और सरकार ने तो कई साल तक इसे रेडियो पर बजने ही नहीं दिया। कहाँ है मुहाफिज खुदी के। लेकिन जिस गाने को जिगर काट कर लिखा गया हो, जान डालकर गाया गया हो और सब कुछ दांव पर लगाकर अभिनय किया गया हो, उसे सेंसर और सियासत तो क्या खुद काल चक्र भी नहीं रोक पाया और कई पीढ़ियां बीत जाने, सिनेमाई तकनीक बदल जाने और हजारों गानों के आने जाने के बाद ये आज भी तालियां बटोर रहा है। उजले दरीचों में पायल की छन छन। हम बात कर रहे हैं भारत के फिल्मी लीजेंड गुरुदत्त की कल्ट क्लासिक फिल्म प्यासा और इसके गानों की, जो गुरुदत्त के स्वर्ण जयंती वर्ष में फिर लाइमलाइट में आ गए। इसी महीने 9 से 14 अगस्त के बीच देश के कई शहरों में पीवीआर, आईनॉक्स और सिनेपोलिस सिनेमाज में गुरुदत्त की कई कल्ट क्लासिक फिल्में दिखाई गई, जिनमें से कुछ पर फिर कभी अलग से बात करेंगे। आज हम गुरुदत्त की ऑल टाइम कल्ट क्लासिक फिल्म प्यासा और इसके 2 गानों की बात करेंगे जो अपने अल्फाज, आवाज और अदायगी तीनों के लिए चर्चा में रहे हैं। इन गानों ने साहिर लुधियानवी की क्रांतिकारी शायरी पर फिल्मी कामयाबी की मुहर लगाई, वहीं बिना किसी खास साजबाज के अपनी जादुई आवाज से इन्हें अमर करने वाले मोहम्मद रफ़ी की गायकी का लोहा भी मनवाया। गुरुदत्त को जो मास्टरी और फिल्मी मुकाम मिला सो अलग। दोस्तों, प्यासा को अगर भारत की ग्रेट ऑफ ऑल टाइम फिल्मों में गिना जाता है तो इसलिए भी कि एक मल्टी डायमेंशनल फिल्म थी। सतही तौर पर तो एक रोमांटिक या एंटी रोमांटिक फिल्म दिखाई दे रही थी, लेकिन भीतर से देश के हालात और समाज के दोहरे मापदंडों की पोल खोलती थी। दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। पैसे पर न्यौछावर प्यार, पैसे के पीछे भागते रिश्तों और पैसे के लिए पागल दुनिया के बीच एक संवेदनशील, मानवीय और हालात बदलने की चाहत रखने वाला नायक नाकाम होकर भी इतने गहरे संदेश दे जाता है जिनके निहितार्थ आज समाज शास्त्री से लेकर फिल्मी हस्तियां भी खंगाल रही हैं। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। ये गाना साहिर लुधियानवी ने लिखा था, या कह लें कि उनकी ही एक पुरानी नज्म को नए सिरे से ढालकर एस.डी. बर्मन के संगीत पर मोहम्मद रफ़ी से गवाया गया। और जैसा कि पहले बताया, ये भारतीय इतिहास के उन गानों में शुमार है जिसमें साजबाज तो नाम मात्र ही था, सिर्फ सादगी भरे शब्द थे और एक ऊंची आवाज। ये गाना भारतीय समाज की विसंगतियों, गरीबी, वेश्यावृत्ति और पाखंड पर व्यंग करते हुए उन राष्ट्रवादियों से सवाल करता है जिन्हें लगता था कि आज़ादी के बाद सारे हालात बदल जाएंगे, लेकिन एक दशक बाद भी गरीबी, भूखमरी कायम थी और औरत बिकने को मजबूर। सामाजिक न्याय के नारे धरे रह गए थे और पूंजी पैसा बोल रहा था। पहले तो सेंसर बोर्ड ने इस गाने पर आपत्ति जताई थी, बाद में सरकारी अफसरों और नेताओं को भी ये नागवार गुजरा। उस समय आज़ादी को सिर्फ 10 साल हुए थे और नेहरू युग में राष्ट्रवाद की भावना मजबूत थी। ऐसे में गाने को राष्ट्र विरोधी माना गया, क्योंकि ये जिन्हें नाज है हिंद पर कहकर उन लोगों की आलोचना करता था जो भारत पर गर्व करते हैं लेकिन सामाजिक समस्याओं से मुंह मोड़ते हैं।
लेकिन सबसे कचोट रही थी ये बात कि खुद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अपने भाषणों में कहा करते थे, मुझे नाज है हिंद पर। ऐसे में आलोचकों ने माना कि ये गाना तो उन्हीं के नारे को काउंटर कर रहा है। जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। इस गाने के खिलाफ सियासी पहलू ये भी है कि वामपंथी साहिर लुधियानवी प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के सदस्य थे और तब की सरकार को लगा कि वो अपनी नज्म के जरिए राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन साहिर पर लिखे एक शोध पत्र प्यासा साहिर लुधियानवीज पॉलिटिक्स एंड पोएट्री में बताया गया है कि साहिर ने एक गीत अपनी मूल कविता चकले से लिया था, जो वेश्यालयों में फंसी औरतों के शोषण को उजागर करती थी। सेंसर को डर था कि इससे नेहरू सरकार की प्रगतिशील छवि को धक्का लगेगा। गुरुदत्त ने इसके खिलाफ प्रशासनिक और कानूनी हर तरह की लड़ाई लड़ी और ये दलील दी गई कि गाना सिर्फ हालात को मार्मिक तरीके से बयां करने का जरिया है और ये फिल्म की जान है, अगर इसे निकाल दिया गया तो फिल्म मर जाएगी। सेंसर बोर्ड को तो गाने को मंजूरी देनी पड़ी, लेकिन रिलीज के बाद ये ऑल इंडिया रेडियो पर कई सालों तक बैन रहा। तब के सूचना और प्रसारण मंत्री बीबी केसकर ने तो ऐसे गानों को नकारात्मक बताया था और वो जब तक पद पर रहे ये गाना रेडियो पर नहीं बज पाया। सेंसर की कैंची फिल्म के क्लाइमेक्स सॉन्ग पर भी चली। ये भी साहिर की एक कालजयी रचना थी जिसे मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज के दम पर कल्ट क्लासिक सॉन्ग बना दिया। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या। इस पर सेंसर को आपत्ति थी कि यह गाना बहुत जलाने मिटाने की बात करता है, इससे तो समाज में एक तरह के हिंसक विरोध और उत्पात मचाने का संदेश जा रहा है। और यहाँ भी गुरुदत्त ने बड़ी मशक्कत के बाद अपनी बात मनवाई कि यह गाना किसी सरकार व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं बल्कि सामाजिक कुरीतियों और भेदभाव वाले सिस्टम के खिलाफ नायक के आक्रोश को बयां करता है। खैर, सरकार झुकी और इन दो क्रांतिकारी गानों के साथ ही कुछ रोमांटिक गीतों और ऑफ बीट कहानी के दम पर इस फिल्म ने पर्दे पर ऐसा इतिहास रचा कि खुद सरकार भी आगे चलकर गुरुदत्त की कला के कसीदे पढ़ने लगी। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। दोस्तों, प्यासा अपनी बनावट में जितनी क्लासिक थी, पर्दे पर उतनी ही कमाऊ फिल्म साबित हुई और इसने गुरुदत्त को तब के महान फिल्मकारों की कतार में ही नहीं खड़ा किया बल्कि ये बात भी मनवाई कि वो अपने समय से बहुत आगे के फिल्मकार थे। इस फिल्म ने साहिर लुधियानवी, मोहम्मद रफ़ी और एस.डी. बर्मन की ख्याति में भी चार चांद लगाए और हर कलाकार, चाहे माला सिन्हा हो, वहीदा रहमान या फिर जॉनी वॉकर ही क्यों ना हो, इस फिल्म ने सबको एक नई ऊंचाई दी। इस कल्ट क्लासिक फिल्म के कालजयी गानों के साथ आज बस इतना ही। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो करें ही, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करते चलिए। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। लो आज हमने तोड़ दिया जहाँ प्यार की कद्र ही कुछ नहीं है। गुमनाम राही ये सिक्कों की झनकार, अगर मिल भी जाए तो क्या है।